हमने तेजाब अटैक वाले इतने किस्से सुने हैं, इतनी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं क्राइम की, लेकिन उसमें से एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जो तेजाब अटैक के मामले होते हैं वो 99% लड़कियों के साथ होते हैं। लेकिन आज एक मामला ऐसा आया जिसमें जो एसिड अटैक है वो एक लड़के पर होता है। क्यों होता है एसिड अटैक और क्या वजह थी इसकी? जब आप कहानी को सिलसिलेवार लास्ट तक जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि एक सच्ची कहानी है जो गुजर चुका है। तो दोस्तों, क्या है इस पूरी कहानी का राज, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हाँ जी, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की कहानी के बारे में। 28 नवंबर 2017 की सुबह 8 बजे के करीब सुधाकर किसी काम से बाहर गया हुआ था। स्वाति बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके उनके लंच बॉक्स में खाना रख रही थी। उसे खुद भी अस्पताल जाना था और इसलिए वह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। जब वह लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बैग में रख रही थी तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी। स्वाति ने मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली तो डिस्प्ले हो रहा नंबर बिना नाम का था, मतलब फ़ोन किसी अपरिचित का था। उसने फ़ोन रिसीव करके जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से किसी पुरुष ने दमदार आवाज़ में बोला, ये नंबर सुधाकर रेड्डी का है? जी, ये उन्हीं का नंबर है और मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। आप कौन हैं और उनसे क्या काम है? वह अभी बाहर गए हुए हैं, घर आते ही उन्हें बता दूंगी, स्वाति ने कहा। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मेरे परिचितों में है, दूसरी ओर से हड़बड़ाई आवाज़ में कहा। फिर फ़ोन क्यों किया? स्वाति ने पूछा। भाभी जी, कालोपुर कॉलोनी के पास किसी ने सुधाकर पर तेजाब फेंककर उसे घायल कर दिया है। क्या? सुनकर स्वाति घबरा गई। फ़ोन काटकर वह कालोपुर कॉलोनी की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा तो पति सड़क किनारे घायल पड़ा तड़प रहा था। उसने फ़ोन करके यह जानकारी सास को दी। इसके बाद तो घर में ही नहीं, रिश्तेदारी में भी कोहराम मच गया। थोड़ी देर में सभी वहां पर पहुंच गए। सुधाकर को जिला अस्पताल ले जाया गया और वहां के डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर हैदराबाद रेफर कर दिया। स्वाति पति सुधाकर को लेकर हैदराबाद पहुंची और जहां उसे जाने माने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी ओर सुधाकर के भाई ने थाना नगर कुलनूर में उस पर हुए हमले की अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुधाकर रेड्डी का चेहरा और सीना तेजाब से बुरी तरह से झुलस चुका था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसका बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। पुलिस अपनी जरूरी कार्यवाही करके चली गई। पुलिस के जाने के बाद स्वाति ने सास ससुर को फ़ोन करके बताया कि डॉक्टरों ने चेहरे के दागों को मिटाने के लिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने की सलाह दी है। इसके लिए घर वालों ने हामी भर दी और उन्होंने कहा कि जैसा डॉक्टर कहते हैं वह करें। सर्जरी में जो भी खर्च आएगा वो देने के लिए तैयार हैं और पैसे की चिंता ना करें, बस सुधाकर किसी तरीके से स्वस्थ हो जाए। सुधाकर का चेहरा तेजाब से बुरी तरीके से विकृत हो गया था और सूजा हुआ था। एक बारगी देखकर उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन जब से वह इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था तब से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। नाते रिश्तेदार उसे देखने आ रहे थे, लेकिन वह उनमें से बहुतों को पहचान भी नहीं पा रहा था। यह देखकर घरवाले और रिश्तेदार हैरान थे कि उसकी याददाश्त को क्या हो गया है, वह किसी को पहचान क्यों नहीं पा रहा है। कहीं सुधाकर की जगह वह कोई बहरूपिया तो नहीं है। आखिर घरवालों ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि यह उनका वहम भी हो सकता है। संभव है इस हादसे का उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ और जिसकी वजह से वह अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। इसके बाद उन लोगों ने उसकी हरकतों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कोई रिश्तेदार कुछ कहता तो वो कह देते
कि हादसे की वजह से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। स्वाति हर समय अस्पताल में पति के साथ मौजूद रहती थी। 8 दिसंबर 2017 को स्वाति सुधाकर की देखरेख के लिए एक रिश्तेदार को छोड़कर किसी काम के लिए बाहर चली गई। रिश्तेदार भरोसे का था, इसलिए वह निश्चिंत थी। मरीजों को खाना अस्पताल से ही मिलता था और रोजाना अलग अलग खाना दिया जाता था। उस दिन नाश्ते में मटन सूप था। खाना देने वाला बॉय मटन सूप लेकर आया और उसे सुधाकर को पीने के लिए दिया तो वह नाराज होकर बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मांस मछली खाने की तो कौन कहे, मैं छूता तक नहीं हूँ। सुधाकर की यह बात सुनकर रिश्तेदार चौंका। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुधाकर तो मांसाहारी खाना खाता था और मटन सूप तो उसे खूब पसंद था। फिर उसने मना क्यों किया? उसकी अजीब हरकतों को लेकर सब वैसे ही परेशान थे। इस बात ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। यह बात उसने रिश्तेदार के दिमाग में खटकी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में स्वाति आई तो उसने यह बात उससे भी नहीं कही और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। उस रिश्तेदार ने यह बात स्वाति से भले ही ना कही हो, लेकिन सुधाकर के पिता को ज़रूर बता दी और साथ ही उनसे पूछा भी। सुधाकर तो मांस मछली का बड़ा शौकीन था। उसने यह सब खाना कब से छोड़ दिया था? अस्पताल में उसे मटन सूप पीने को दिया गया तो वह चिल्लाने लगा कि वह मांसाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी है। इस बात को सुनकर सुधाकर के पिता को भी हैरान हो कर दिया। वह भी सोच में पड़ गए। इसकी वजह थी कि सुधाकर की अजीब सी हरकतें। वो सोच रहे थे कि क्या करें। तभी उसी दिन दोपहर को किसी ने फ़ोन करके उन्हें जो बताया, उसे सुनकर वो हैरान रह गए। सहसा उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उस आदमी ने उन्हें बताया कि अस्पताल में भर्ती जिस आदमी के इलाज पर वह लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वह उनका बेटा एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि एक तरह से उनका दुश्मन है। वह सुधाकर की हत्या करके उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। यह जानकर सुधाकर के पिता परेशान हो उठे। और यह हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी किसी की हत्या करके उसकी जगह कैसे ले सकता है? यह सब सोचकर वो चिंतित हो उठे और इस तरह उनके सामने दो चीज़ें आ गईं जिनसे उन्हें शंका हुई। सुधाकर जब से अस्पताल में भर्ती हुआ था तब से उसका बात व्यवहार, चाल चलन और हाव भाव काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। कभी कभी घर वालों को उस पर शक तो होता था कि वह उनका बेटा सुधाकर नहीं है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब ये दो बातें उनके सामने आई तो उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने ये बात पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई फिल्म थोड़ी ही है कि कोई किसी की हत्या करके उसकी जगह ले ले। सुधाकर के पिता ने पत्नी को इस बात के लिए राजी किया कि क्यों ना हकीकत का पता लगाया जाए कि वह हमारा बेटा सुधाकर ही है या कोई और। वो बेटे के रूप में उसकी जगह लेना चाहता है। पत्नी राजी हो गई और कुछ रिश्तेदारों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने खड़ा करके सुधाकर से पूछा कि ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं और कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है? यह पूछने पर सुधाकर एकदम से हड़बड़ा गया। वह चूंकि उन रिश्तेदारों को पहचानता ही नहीं था तो क्या बताता। वह चुप रहा तो सुधाकर के माता पिता जहाँ परेशान हो उठे, वहीं स्वाति भी परेशान हुई और वह इधर उधर की बातें करने लगी। अब सुधाकर के घर वालों को पूरा विश्वास हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। सुधाकर का भाई प्रभाकर पिता के साथ थाना नगर कुलनूर गया और थाना प्रभारी श्रीनिवास राव को सारी बात बताकर सच्चाई का पता लगाने का आग्रह किया। मामला हैरान करने वाला था। श्रीनिवास राव ने उन्हें आश्वासन देकर घर भेज दिया और वह भी सोच में पड़ गए, क्योंकि ऐसा मामला उनके ज़िंदगी में पहली बार सामने आया था। उन्होंने एसपीएस कमलेश्वर को पूरी बात बताई और वह भी हैरान हो गए। यह केस किसी सस्पेंस फिल्म के जैसे पेचीदा था। जिस व्यक्ति को खुद घर वाले नहीं पहचान पा रहे थे, उसे दूसरा कोई कैसे पहचान सकता था। एसपीएस कमलेश्वर ने ऑफिस में मीटिंग बुलाई जिसमें एडिशनल एसपी जे चेनाया, एएसपी लक्ष्मी नारायण और थाना प्रभारी श्रीनिवास राव शामिल थे। मीटिंग से पहले श्रीनिवास राव ने सुधाकर के पिता से
उसकी पहचान से संबंधित जरूरी जानकारी के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वोटर आईडी वगैरह ले लिया था। पुलिस अधिकारियों के सामने चुनौती यह थी कि अस्पताल में जिस आदमी का इलाज चल रहा था वह सुधाकर रेड्डी नहीं था तो कौन था? इसकी पहचान कैसे की जाए? एस कमलेश्वर ने सुधाकर की पहचान के सारे प्रमाण अपने पास मंगवा लिए थे। 2-3 घंटे चली बैठक में काफ़ी माथापच्ची के बाद पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सुधाकर रेड्डी की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की जाए, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं जो दूसरे से कभी मैच नहीं करते। थाना प्रभारी श्रीनिवास राव मीटिंग से सीधे अस्पताल पहुंचे और जब सुधाकर रेड्डी का अंगूठा रखकर उसका आधार कार्ड खोला गया तो सुधाकर का आधार कार्ड खुलने के बजाय किसी सी राजेश रेड्डी का आधार कार्ड खुल गया। इससे पूरा मामला साफ हो गया। श्रीनिवास राव ने यह बात एसपीएस कमलेश्वर को बताई तो वो भी समझ गए कि अस्पताल में भर्ती युवक एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि उसकी जगह पर राजेश रेड्डी इलाज करा रहा है। अब यह पता लगाना जरूरी हो गया था कि राजेश रेड्डी कौन है और सुधाकर रेड्डी की जगह अस्पताल में भर्ती क्यों है। अगर वह राजेश रेड्डी है तो सुधाकर रेड्डी कहाँ है? साथ ही यह भी कि स्वाति उस अजनबी को सुधाकर रेड्डी यानी अपना पति बताकर उसका इलाज क्यों करा रही है। एसपीएस कमलेश्वर ने थाना प्रभारी श्रीनिवास को आदेश दिया कि स्वाति और राजेश को किसी तरह का कोई शक ना हो। इससे पहले स्वाति को हिरासत में लेकर पूछताछ करो और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दो। 10 दिसंबर 2017 की सुबह महिला पुलिस की मदद से स्वाति को हिरासत में ले लिया गया और राजेश के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया जिससे वह भाग न सके। स्वाति को थाना नगर को नूर लाया गया जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। स्वाति कोई क्रिमिनल तो थी नहीं जो पूछताछ में पुलिस को छकाती। पूछताछ में उसने जल्दी ही सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि अस्पताल में भर्ती युवक उसका पति एम सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि प्रेमी सी राजेश रेड्डी है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने सुधाकर की 26 नवंबर की सुबह हत्या करके उसकी लाश को वहां से 150 किलोमीटर दूर जिला महमूब नगर के मैसन्ना जंगल में ले जाकर जला दिया था। उसने पुलिस को सुधाकर की हत्या से लेकर राजेश के तेजाब से झुलसकर अस्पताल में भर्ती होने तक की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। स्वाति ने पुलिस को सुधाकर की हत्या और राजेश के तेजाब से झुलसकर अस्पताल में भर्ती होने की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। 32 वर्षीय एम सुधाकर रेड्डी मेहनती आदमी था। उसका भरा पूरा परिवार था। वह नगर को नूर की पॉश कॉलोनी कोल्हापुर में पत्नी एम स्वाति रेड्डी और 2 बच्चों आशीष और मिली के साथ किराए के मकान में रहता था, जबकि उसके माँ बाप छोटे बेटे प्रभाकर के साथ गांव में रहते थे। सुधाकर पत्थर तोड़ने वाले एक यूनिट में नौकरी करता था और उसे वहां से अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। नौकरी की वजह से उसे ज़्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता था। स्वाति एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। स्वाति जवान और खूबसूरत थी। उसके दिल में कुछ अरमान भी थे और उन्हीं के सहारे वह जी रही थी। पति काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहता था। पति के बिना स्वाति को बिस्तर काटने को दौड़ता। उसकी रातें करवटें बदलते हुए बीतती। पति घर आता तो स्वाति उससे मन की पीड़ा कहती। सुधाकर पत्नी की पीड़ा को समझता था, लेकिन वह चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। वह नौकरी की दुहाई देकर उसे समझाता। स्वाति पति की व्यवस्था समझती थी, लेकिन वह मन का क्या करती जो उसके काबू में नहीं था। स्वाति नर्स थी। अस्पताल के काम से उसे दूसरे अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने जाना पड़ता था। बात 2 साल पहले की है। वह अस्पताल की ओर से एक प्राइवेट अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने गई और वहीं उसकी मुलाकात सी राजेश रेड्डी से हुई। उसे देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसका चेहरा मोहरा और कद काठी उसके पति सुधाकर से काफ़ी मेल खाता था। एक बार ही उसे देखकर कोई भी उसमें और सुधाकर में फ़र्क नहीं कर सकता था और इसी पहली मुलाकात में स्वाति उसकी मुरीद हो गई। स्वाति सुंदर तो थी ही, राजेश ने भी पहली मुलाकात में ही उसे अपने दिल की मलिका बना लिया।
स्वाति अपना काम करके चली तो आई, लेकिन दिल राजेश के पास छोड़ आई। उसके बाद किसी न किसी बहाने दोनों की मुलाकातें होने लगी और इन्हीं मुलाकातों ने उन दोनों को एक दूसरे को प्यार करने पर मजबूर कर दिया। राजेश की शादी नहीं हुई थी, जबकि स्वाति शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अब यह सब कोई मायने नहीं रखता था। राजेश की पर्सनालिटी पर स्वाति इस तरह मर मिटी कि उसने पति का ख्याल रखा, न बच्चों का। राजेश रेड्डी अपने माँ बाप और भाई के साथ कोल्हापुर में रहता था और उसका परिवार काफ़ी संपन्न था। माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। राजेश माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा भी रहता था, लेकिन वह डॉक्टर न बन सका। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जरूर बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी भी मिल गई और वहीं उसकी मुलाकात स्वाति से हुई। स्वाति और राजेश का प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। एक ऐसा समय भी आया जब वो एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उनके बीच की सारी दुनिया भी मिट चुकी थी। अब उसे पति से ज़्यादा प्रेमी अच्छा लगने लगा। स्वाति के संबंध पति पत्नी की तरह बन चुके थे। स्वाति का हाल तो यह था कि वह राजेश की एक दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पति जितने दिन बाहर रहता, स्वाति उसे साथ रखती। बच्चे छोटे थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं जान समझ पा रहे थे। स्वाति राजेश से कहने लगी थी कि वह उससे शादी करके उसे सुधाकर से मुक्ति दिलाए। 2 सालों तक दोनों के प्यार को किसी की भनक तक नहीं लग पाई। स्वाति चाहती तो सुधाकर से तलाक लेकर राजेश से शादी कर सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे लगता था कि सुधाकर के जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा। उसे लगता कि राजेश से तभी शादी कर पाएगी जब सुधाकर रास्ते से हट जाए। यही सोचकर स्वाति राजेश के साथ मिलकर सुधाकर को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। सुधाकर को ठिकाने लगाना तो आसान था, लेकिन खुद बचाना भी ज़रूरी था। वे दोनों इसके लिए आपराधिक धारावाहिक भी देखा करते थे और इसी तरीके की फिल्में भी देखने लगे। आखिर उन्हें श्रुति हसन की सुपरहिट फिल्म ए वाडू से सुधाकर को रास्ते से हटाने का आइडिया मिल गया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए प्रेमी का चेहरा पति जैसा करा देती है। उसके बाद प्रेमी प्रेमिका के साथ उसी के घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद दोनों वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने चले जाते हैं। जैसा फिल्म में देखा था, स्वाति और राजेश ने तय किया कि वो भी ऐसा ही करेंगे। सुधाकर की हत्या करने के बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए राजेश का चेहरा सुधाकर जैसा बनवा दिया जाएगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे और इससे किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वो ये शहर छोड़कर पुणे जाकर बस जाएंगे। सुधाकर के पास कार और स्कूटर दोनों थे। कभी वह नौकरी पर कार ले जाता तो कभी स्कूटर से। 21 नवंबर को वह स्कूटर से ड्यूटी पर गया था। उसके जाने के बाद स्वाति ने फ़ोन करके राजेश को बुला लिया और कार से उसके साथ घूमने निकल गई। संयोग से सुधाकर के चचेरे भाई ने उसे राजेश के साथ कार में जाते देख लिया। वह राजेश को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने भाभी को किसी अजनबी के साथ जाने की बात सुधाकर को फ़ोन करके बता दी। सुधाकर चिंता में पड़ गया कि पत्नी किसके साथ घूम रही है। उसे गुस्सा भी आया। यह बात उसे परेशान कर रही थी। उसका मन नौकरी में नहीं लग रहा था और वह वापस आ गया। तब तक स्वाति घर नहीं आई थी। जब वह आई तो राजेश को लेकर पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। सुधाकर राजेश के बारे में पूछता रहा, लेकिन स्वाति ने कुछ भी नहीं बताया और ऐसा 3 दिनों तक चलता रहा। स्वाति ने राजेश से कह दिया कि उसकी वजह से 3 दिनों से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके संबंधों के बारे में किसी और को पता चले उससे पहले ही सुधाकर को रास्ते से हटा दिया जाए। राजेश स्वाति की बात मानकर उसके साथ देने को तैयार हो गया। 25 नवंबर को राजेश माँ से विजयवाड़ा जाने की बात कहकर घर से निकला और सीधे स्वाति के घर जा पहुँचा। उस समय सुधाकर कहीं गया हुआ था। स्वाति ने राजेश को घर में ही बेड के नीचे छुपा दिया। उस दिन भी स्वाति और सुधाकर में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन स्वाति ने यह नहीं बताया था कि राजेश कौन है और उसका उससे क्या संबंध है। इस बारे में इसी वजह से घर में खाना तक नहीं पका था।
स्वाति ने राजेश को घर में छिपा तो लिया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर राजेश के घर में होने की खबर सुधाकर को हो गई तो क़यामत आ जाएगी। बहरहाल किसी तरीके से रात कट गई। 26 नवंबर की सुबह 4 बजे के आसपास स्वाति जागी। दबे पांव बिस्तर से उतरकर उसने बेड के नीचे छुपे राजेश को उठाया और इसके बाद पर्स से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन निकाला और राजेश की मदद से सुधाकर की गर्दन में लगा दिया। सुधाकर बेहोश हो गया। इसके बाद राजेश ने उसके मुंह पर तकिया रखकर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई और उसे हिला डुलाकर भी देखा गया। उसके शरीर में जब कोई हरकत नहीं हुई, वह मर चुका था। लाश को उन्होंने कार में रखा और उसे 150 किलोमीटर दूर महबूब नगर के मैसन्ना जंगल में ले गए और जंगल में बीचों बीच लाश जलाकर वो वापस लौट आए। स्वाति और राजेश खुश थे कि उन्होंने रास्ते का कांटा हटा दिया। अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं बचा था। राजेश का पहला पायदान वो चढ़ चुके थे। अब दूसरी साजिश को अंजाम देना था। 27 नवंबर की सुबह स्वाति और राजेश शहर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे जहां सर्जरी की सुविधा उपलब्ध थी। दोनों ने वहां पता किया कि 30% तक जले मरीज की सर्जरी पर कितना खर्च होता है। वहां उन्हें बताया गया कि इस तरह के मरीज पर 3 से 5 लाख रुपए का खर्च हो सकता है। दोनों घर लौट आए और आगे क्या और कैसे करना है इसकी रूपरेखा तैयार की। स्वाति और राजेश ने तय किया कि अगली सुबह कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। 28 नवंबर की सुबह 7:30 बजे स्वाति ने बच्चों को स्कूल भेज दिया और राजेश को लेकर कॉलोनी के बाहर सुनसान जगह पर पहुंच गई। योजना के अनुसार स्वाति और राजेश गले मिले और उसके बाद साथ लाए तेजाब को स्वाति ने राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। चेहरे के साथ उसकी गर्दन भी झुलस गई। प्रेमी की पीड़ा से स्वाति को काफ़ी दुख पहुंचा, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि अब राजेश को सुधाकर जो बनाना था। योजना को अंजाम देकर वह घर लौट आई। घर पहुंचकर स्वाति ने त्रियाचरित रचते हुए सास ससुर को फ़ोन करके बताया कि सुधाकर के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया और वह उसे लेकर अस्पताल जा रही है। सास ससुर के अस्पताल पहुंचने तक राजेश के चेहरे पर मरहम पट्टी हो चुकी थी। चेहरा पट्टी से ढका होने के कारण उसे पहचान नहीं सके, लेकिन शारीरिक बनावट और कदकाठी देखकर उन्हें संदेह तो हुआ, पर उस समय वे कुछ कह नहीं सके। राजेश को सुधाकर बनाकर अस्पताल लाने वाली स्वाति ने सास ससुर को अपनी बातों में कुछ इस तरीके से उलझाए रखा कि उन्हें राजेश को सुधाकर मानने के लिए विवश होना पड़ा। सुधाकर पर हुए तेजाब के हमले की जांच पुलिस कर रही थी। इस जांच में पुलिस को कोलापुर कॉलोनी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे से इस हमले की फुटेज मिल गई। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि स्वाति राजेश के साथ कॉलोनी के बाहर हंस हंस कर बातें करते हुए टहल रही थी। दोनों गले मिले और उसके बाद स्वाति ने बोतल का तेजाब राजेश के चेहरे पर फेंक दिया। राजेश तेजाब की जलन से वहीं पर बैठकर छटपटाने लगा, जबकि स्वाति घर चली गई। और इसके बाद क्या हुआ, कहानी के शुरू में ही उल्लेख किया जा चुका है। स्वाति द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया था। प्रेमी को पति का रूप देकर जीवन भर साथ रहने का उसका सपना टूट चुका था। दूसरी ओर राजेश की माँ बेटे को लेकर परेशान थी। वह शादी में विजयवाड़ा जाने की बात कहकर निकला था। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा था और उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी, क्योंकि राजेश से फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। बेटे को लेकर परेशान राजेश की मां ने स्वाति से कई बार पूछा, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। दरअसल उन्हें राजेश और स्वाति के संबंधों के बारे में पता था। राजेश ने ही मां को इसके बारे में बताया था, इसलिए वह स्वाति से राजेश के बारे में बार बार पूछ रही थी। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह इतनी शर्मिंदा हुई कि राजेश के कहने पर भी उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। स्वाति और राजेश की साजिश का खुलासा होने के बाद 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने एम सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी एम स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। सी राजेश रेड्डी का अभी इलाज चल रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया।
पूछताछ में उसने भी सुधाकर की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया। राजेश के इलाज का खर्च 5 लाख रुपए आया था, जिसमें से सुधाकर के माँ बाप ने बेटा समझकर 1.5 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए थे। सच्चाई का पता चलने के बाद बाकी की रकम उन्होंने जमा नहीं कराई। अब बाकी पैसे राजेश से मांगे जा रहे थे। पुलिस को उसके स्वस्थ होने का इंतजार था, ताकि स्वस्थ होते ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने एम सुधाकर रेड्डी की हत्या के आरोप में स्वाति और राजेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। स्वाति जेल में बंद है, जबकि राजेश अभी इलाज करवा रहा है। तो दोस्तों, ये है एक दर्दनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास सबसे पहले एक मेल आया है, यह है सुमन सहरावत जी का। और सुमन सहरावत जी ने मेल करके कहा है कि वो हमारी स्टोरी को रोज़ देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो सुमन जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप स्टोरी को पसंद करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। इसके अलावा मेरे पास अगली जो मेल आई है वो है अखिलेश पाठक जी की। और अखिलेश पाठक जी हरियाणा से हैं और वो लिखते हैं कि आज उनका बर्थडे है। दूसरा, वो चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। तो अखिलेश जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतना अच्छा सोचते हैं और आप इतनी दुआएं देते हैं। आपकी दुआएं ऊपर वाला ज़रूर कबूल करेगा। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।